Welcome to PK Statistics. Today will be discussed IES, ISS exam syllabus and exam pattern in all 4 paper statistics and 2 paper journal awareness and journal English. Okay. The previous video we will discuss only the topic of the UPSC ISS education qualification and full video of the UPSC ISS preparation, and this video will be only of the focused of the syllabus. Okay, this you can see ठीक, and we can official syllabus provide you. Okay, today we will discuss the next topic, the eligibility. Last date of application 10th April, starting of application and last date of application 13th of April. Okay, the next video will be provided on the topic wise syllabus. Okay, thanks. UPSC ISS exam pattern. The scheme of examination section 1 and part 1. The examination will be conducted टू प्लान. 1000 मार्क्स का पेपर होगा आपका, जिसमें 200 नंबर का वाइवा होगा और 800 नंबर का पेपर होगा. ठीक, जिसमें जर्नल इंग्लिश, जर्नल हिंदी, आपको सारी चीज़ें एक चीज़ बताएंगे कौन कौन से पेपर होंगे. अब देखिए, इसमें 6 पेपर होते हैं. पहले दिन 1 पेपर 1 और 2 ये मॉर्निंग ये इवनिंग में होगा. फिर ऑब्जेक्टिव पेपर मॉर्निंग और इवनिंग, 3 डेज पेपर होता है. अब पहले दिन आपका पेपर मॉर्निंग में होगा जर्नल इंग्लिश का, फिर जर्नल स्टडीज़ का इवनिंग में. फिर मॉर्निंग में स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 ऑब्जेक्टिव, फिर इवनिंग में पेपर 2 ऑब्जेक्टिव. मॉर्निंग में स्टैटिस्टिक्स पेपर 3 डिस्क्रिप्टिव, पेपर 4 डिस्क्रिप्टिव. पेपर 4 में आपको 7 पेपर दिए जाते हैं ऑप्शनल पेपर, जिसमें फिर 2 आपको चूज करके सॉल्व करने होंगे. पेपर डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए 3 आवर टाइम ड्यूरेशन रहती है, ये भी डिस्क्रिप्टिव पेपर है, और ये दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए 2 आवर टाइम ड्यूरेशन रहती है. ठीक, अब आगे चलते हैं. स्टैटिस्टिक पेपर 1 एंड 2 विल बी ऑब्जेक्टिव. द टाइप ऑफ द 80 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं. द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 200, यानी 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, और 120 मिनट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं. 120 मिनट में आपको कौन से पेपर सॉल्व करने होते हैं? ये स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 एंड पेपर 2 120 मिनट में आपको सॉल्व करने होते हैं. 80 क्वेश्चन होते हैं. नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, पर थोड़ा कैलकुलेटिव होने की वजह से बहुत सारे लोग नहीं कर पाते. ठीक, इसलिए ये मत सोचिएगा. ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप पेपर को हल करने का 50% जो है तो प्रॉब्लम क्वेश्चन होंगे, और 50% जो है तो कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन होते हैं. ठीक, अब देखिए फुल, फिर इसके बाद वाइवा भी होगा आपका. ये देखिए वाइवा की डिटेल दी हुई है, फिर इसके बाद में चर्चा कर लेंगे. आपको वाइवा देना पड़ेगा, इंटरव्यू होता है. ठीक, फिर इसके बाद स्टैंडर्ड सिलेबस. ये देखिए मैंने सारी चीज़ ऑफिशियल ले रखी है, बिना ऑफिशियल के हम कोई बात नहीं करते. स्टैंडर्ड सिलेबस. द स्टैंडर्ड पेपर ऑफ जर्नल इंग्लिश एंड जर्नल स्टडीज विल बी सच में बी एक्सपेक्टेड द ग्रेजुएट इन इंडियन यूनिवर्सिटी. यानी ये इंग्लिश और जो जर्नल अवेयरनेस का पेपर होगा वो एनी ग्रेजुएट को जितना नॉलेज होना चाहिए उस लेवल का लिया जाए. मतलब आप ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स हैं, बट ग्रेजुएट लेवल का आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाता है. फिर जर्नल इंग्लिश लिखा है, दोनों आईईएस और आईएफएस के लिए कॉमन होगा. जर्नल स्टडीज भी होगा, जिसमें बोथ सेक्शन होंगे. आप कहेंगे तो इसके बारे में डिटेल से कर देंगे, जिसमें से इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी. हिस्ट्री में मेनली मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब कुछ टॉपिक होते हैं जिन्हें मोस्टली फोकस किया जाता है. सिविल सर्विसेज की तरह नहीं पूरा पढ़ना पड़ता. ठीक, अब आगे देखिएगा. अब स्टैटिस्टिक पेपर 1 जो होता है ऑब्जेक्टिव, दूसरे दिन होता है मॉर्निंग में. ठीक, जिसमें आता है, जिसका सिलेबस देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी आएगा आपका, स्टैटिस्टिक मेथड आएगा. ये ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा. आपको बता देते हैं, प्रोबेबिलिटी आएगा, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी. आपको हर चीज़ डीप में पढ़नी होती है. फिर स्टैटिस्टिकल मेथड आएगा, जो डिफरेंस मेथड होती है, मीन्स देख लीजिए, मल्टीवेरिएट डेटा, यूनिवेरिएट डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, हर चीज़ें. फिर तीसरा टॉपिक है न्यूमेरिकल एनालिसिस, जो कि आता है. फाइनाइट इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन का कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ना होता है. फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, डाटा प्रोसेसिंग भी क्वेश्चन होते हैं. कंप्यूटर की बेसिक प्रोग्रामिंग से भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे आर, पाइथन, इनसे. अब स्टैटिस्टिक पेपर 2 जो कि इवनिंग में आपको होता है, सेम सेकंड डे में इवनिंग में आपको पेपर दिया जाता है, जिसमें पहला टॉपिक आता है लीनियर मॉडल. फिर थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन, गॉस जो थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन जो गॉस की है उसको पढ़ना पड़ेगा. मार्कोव का लीनियर मॉडल एस्टिमेट, मतलब आपको काफ़ी ब्रीफ में पढ़ना पड़ता है. स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग पेपर 2 में ही आती है ऑब्जेक्टिव पेपर में. थ्योरी ऑफ लीनियर एस्टिमेशन, गॉस, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सेम आ गया सकता है 2 बार. ठीक, इसके बाद चलते हैं ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स भी आपको इसी पेपर में पढ़नी होगी. नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना होगा, एनएसओ, एनएससी के बारे में पढ़ना होगा, इंडेक्स नंबर आपको पढ़ना होगा.
सेक्टर वाइज स्टैटिस्टिक पढ़ना होगा, मतलब डिफरेंट सेक्टर, इंडिया के डिफरेंट सेक्टर में क्या स्टैटिस्टिकल डेटा चल रहा है। जैसे डिफरेंट सेक्टर हो गए, एग्रीकल्चर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में क्या डेटा गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। मतलब डिफरेंसी ऑफिशियल स्टैटिस्टिक है, मतलब मॉस्पी क्या डेटा जारी कर रही है। ये डेटा आपको A to Z जो होता है, तो मार्च अप्रैल मतलब डेटा जारी करती रहती है, जो आपको एक्यूरेट A to Z पता होना चाहिए। किसी भी समय कोई भी पेपर का डेटा आपको दे दिया जाएगा और मतलब डेटा पूछ लिया जाएगा। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, सर्वे हो गया, सेंसस होगा, मतलब मॉस्पी जो काम करती है, कोई भी डेटा आपको किसी समय पूछा लिया जाता है। इंडेक्स नंबर पूछा जाता है। डेमोग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे DRR, CSR, NSR जो होते हैं ये पूछे जाते हैं। फिर नेशनल अकाउंट, मतलब नेशनल अकाउंट कैसे अकाउंट होते हैं, क्या स्ट्रेटजी है नेशनल, क्या स्ट्रेटजी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो इकोनॉमिस्ट को प्रोवाइड करते हैं ये पूछा जाता है। फिर इसके बाद पॉपुलेशन सेंसस पूछी जाती है। नीड क्या होती है, डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, पीरियोडिसिटी क्या होती है, कितने मेथड होते हैं डाटा के कलेक्शन के, और मिससेलेनियस आ गया, मतलब कोई भी एनी स्टैटिस्टिकल डेटा कोई भी एजेंसी जो प्रोवाइड करती है, वो सारी चीज़ें आपको ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में देखने को मिलती हैं। और ये स्टैटिस्टिक पेपर 2 में आता है, जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक पेपर 3, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। ये मॉर्निंग में होता है, थर्ड डे होता है, 3 डेज पेपर होते हैं, जिसमें से थर्ड डे मॉर्निंग में आपको पूछा जाता है डिस्क्रिप्टिव पेपर। इसमें सैम्पलिंग टेक्निक पूछी जाती है, कंप्लीट सैम्पलिंग, एवरी सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, जितनी भी सैम्पलिंग होती हैं, चाहे पॉजिटिव सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, विदाउट रैंडम सैम्पलिंग, विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब हर चीज़ें सैम्पलिंग क्या प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ तक कि हार्वर्ड थॉमसन एस्टिमेटर भी, मतलब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब हर चीज़ें आपसे सैम्पलिंग में पूछी जाती हैं, काफ़ी डीप स्टडी कराई जाती है। और क्वेश्चन डीप में आते हैं। इकोनोमेट्रिक्स, ये इकोनोमेट्रिक बहुत सारे लोगों का फेवरेट टॉपिक होता है और बहुत सारे लोग इसको छोड़ के जाते हैं, जिसकी वजह से इकोनोमेट्रिक्स भी आपको अच्छे से पढ़नी है। जैसे OLF मेथड, कॉस्ट ज्योमेट्रिक मेथड, ये पूरा पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के लिए आपको ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, बॉस आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर देते हैं। फिर इसके बाद अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में पूछी जाती है। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर, प्राइज, CSO का जो डेटा होता है, टाइम सीरीज एनालिसिस, एक्सप्लोरेटरी डेटा, इंटरपोलेटरी डेटा, टाइम सीरीज एनालिसिस, मतलब हर चीज़ें पूछे। डिस्कशन विदाउट प्रूफ, एस्टिमेशन, मीन, मेन्यू, आरमस, सब हर चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके बाद ISSR, सारी चीज़ें हो गया। पेपर 3 की बात हो गई, पेपर 3, पेपर 4 हर चीज़ें बात हो गई। फिर पेपर 4 भी होता है आपका डिस्क्रिप्टिव में ही, ठीक। निगेटिव मार्किंग बात पहले, आप पेपर पहले आपको नेगेटिव मार्किंग बना देते हैं, फिर आपको पेपर 4 जो कि बहुत ही अच्छा पेपर होता है उसके बारे में बताते हैं। ISS में निगेटिव मार्किंग होती है, 1 BB पेनाल्टी, निगेटिव मार्किंग, ईच रॉन्ग आंसर। ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको निगेटिव देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर के स्टैटिस्टिक्स को सॉल्व करने के लिए आपको एक लिमिटेड स्पेस दिया जाता है, ना कि आपको QCA दिया जाता है, क्वेश्चन कम आंसर, QCAM प्रोवाइड किया जाता है, QCAB क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट प्रोवाइड की जाती है। आंसर सीट आपको नहीं प्रोवाइड की जाती। आंसर सीट OMR सीट अलग होती है, जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए प्रोवाइड की जाती है, और QCAB एक अलग होता है, कुछ ऐसा करके बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। मीन्स आपको एक क्वेश्चन दिया रहता है, उसके बीच में स्पेस प्रोवाइड किया जाता है, उसी स्पेस में आपको लिखना होता है, मतलब कम स्पेस में ज़्यादा रिप्रेजेंट करना पड़ता है आपको। और दूसरे क्वेश्चन में कम ज़्यादा पेज दिए रहते हैं, मतलब आपको पेज लिमिटेड रहते हैं, उसी में आपको दिया होता है, और आंसर के नीचे स्पेस छोड़ा होता है, उसी में आपको सॉल्व करना होता है। हाँ, आपको रिप्रेजेंटेशन का तरीका ही आपके मार्क्सिंग में गेन करता है। एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है, ध्यान रखना, 1/3 0.33 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग है। ये देखो 1/3 निगेटिव मार्किंग है, थोड़ा निगेटिव मार्किंग में ज़्यादा ध्यान रखा गया है। अब देखिए स्टैटिस्टिक पेपर 4, जो कि थर्ड डे इवनिंग में और लास्ट पेपर होता है, और काफ़ी कंफ्यूजिंग पेपर होता है। इसमें 7 ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं, जिसमें से 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं। बहुत सारे लोग 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट ही पढ़ के जाते हैं, तो पेपर का लेवल काफ़ी लेंदी आ जाता है, तो नहीं पढ़ पाते। और बहुत सारे लोग अच्छे से तैयारी करते हैं, 2 ही ऑप्शनल पेपर में सॉल्व करते हैं, और बहुत सारे लोग 3 ऑप्शनल पेपर पढ़ के जाते हैं, जिसमें से 2 सॉल्व करते हैं। अब जिसमें बहुत ही अच्छा पहला सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट में बात कर लेते हैं, फिर अच्छे करें। पहला सब्जेक्ट आता है ऑपरेशन रिसर्च एंड रिलायबिलिटी थ्योरी, ठीक। अब इसमें से मतलब पूरा ऑपरेशन रिसर्च जितना कंप्लीट होता है, डेफिनीशन से लेके उसकी वेरिएबिलिटी से लेके डिफरेंस स्टेटा से लेके ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम, एनालिटिकल स्ट्रक्चर, इन्वेंट्री मॉडल, क्विंग मॉडल, सीक्वेंशियल
एंड शेड्यूल, मशीन, एन मशीन, एन जॉब, टू मशीन, टू जॉब, थ्री मशीन, थ्री जॉब, मतलब एवरी थिंग ऑपरेशन रिसर्च में आप पूछा जाता है। ये ऑप्शनल पेपर है, आप अपने से चूज करते हैं, इसलिए पेपर का लेवल और भी डीप आता है। ठीक, दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स। डेमोग्राफी और वाइटल स्टैटिस्टिक्स अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। फर्टिलिटी, मतलब डेमोग्राफी मीन समझ रहे हैं, जन्म और मृत्यु से संबंधित सारी चीज़ें डेमोग्राफी में आती हैं। जो रजिस्ट्रेशन होता है आपका, जन्म मृत्यु पंजीकरण, जो डेटा जारी करना होता है, कितने लोग, मतलब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। आप एक इंस्टीट्यूट है IIPS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज, यहाँ से जो है तो एक एक डेटा, मतलब किसका जन्म हो रहा है, किसकी मृत्यु हो रही है, क्या कौन रहा है, पूरा डेटा यहीं फीड होता है और बाद में निकाला जाता है। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, कौन से सर्वे होते हैं, हॉस्पिटल रिकॉर्ड क्या होता है, कौन सी हॉस्पिटल कौन सा रिकॉर्ड किस दिन की सेंड कर रही है, ये सारी चीज़ें डेमोग्राफी में स्टडी करती है और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वाले ही इसका स्टडी करते हैं। इसके बारे में काफ़ी, क्योंकि आप मौजूदा ISS का एग्जामिनेशन क्रॉस करके आप जो है तो एक असिस्टेंट डायरेक्टर या डायरेक्टर की पोस्ट में जाते हैं, तो आपको इतना रहता है कि आपको इतना पता होना चाहिए। फिर फर्टिलिटी रेट जो होती है वो पता होना चाहिए, जैसे को बर्थ रेट कैसे निकालते हैं, डेथ रेट कैसे और लॉन्ग डेटा का, ये नहीं कि आप इजीएस्ट डेटा का बर्थ रेट, डेथ रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, एज स्पेसिफिक एरिया, फर्टिलिटी रेट, ग्रॉस प्रोडक्शन यूनिट, सारी चीज़ें ये आपको पढ़ के जानी पड़ती हैं और काफ़ी डीप में। मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी का मेजरमेंट क्या कहते हैं, आपने 10th 12th और में पढ़ा होगा, जो स्टैटिस्टिक फील्ड में नहीं है तो वो काफ़ी कम था इकोनॉमिक्स में, ग्रेजुएशन में और ज़्यादा था। और इसका लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, आपको डेटा काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया जाता है और काफ़ी कैलकुलेटिव डेटा उसमें से आपको निकालने के लिए बोला जा सकता है। ठीक, इसके बाद देते हैं तीसरा है सर्वाइवल एनालिसिस एंड क्लिनिकल ट्रायल। आप जानते होंगे स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में आजकल क्लिनिकल ट्रायल काफ़ी चल रहा है, मतलब एवरी एस्टिमेशन सर्वाइवल क्लिनिकल ट्रायल से आपके क्वेश्चन आते हैं। टू सैंपल प्रॉब्लम, डाटा मैनेजमेंट, डिजाइन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, हर चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक, फिर ऑप्शनल 4 में आता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल लोगों का बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, काफ़ी लोग चूज करते हैं क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल डायरेक्ट लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में पढ़ते हैं। क्वालिटी कंट्रोल में ARL और OC कर्व होता है, इसके द्वारा आपको जो है तो चार्टिंग, वी मास्क, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। और क्वालिटी पे ध्यान दिया जाता है, मतलब कैसे भी मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट और आउटपुट जो हो तो एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट आउटपुट हो, कैसे प्रोवाइड किया जाता है किसी फील्ड में, ये जो है तो क्वालिटी कंट्रोल में प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद 5वां टॉपिक आता है मल्टीवेरिएट एनालिसिस। ये भी डायरेक्ट पढ़ते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, ये ग्रेजुएशन में तो नहीं पढ़ा जाता, पोस्ट ग्रेजुएशन में छात्र पढ़ते हैं। फिर 6वां टॉपिक आता है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये ऑप्शनल 6 में आता है। ऑप्शनल 5 में आता है मल्टीवेरिएट। मल्टीवेरिएट भी लोगों का अच्छा टॉपिक होता है क्योंकि ये विजार्ड मैट्रिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मल्टीवेरिएट एनालिसिस। एवरी डेटा प्रोवाइड्स द मल्टीवेरिएट डेटा, मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें आप सिंगल वेरिएट में पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में, वो सारी चीज़ें आपको अगर स्मार्ट स्टडी करते हैं तो हर चीज़ मल्टी वेरिएट में मिलती है। मल्टी वेरिएट फंक्शन का ही मतलब होता है कि जो चीज़ आपने एक में पढ़ी है वो मल्टी स्टेप पे पढ़ेंगे, 3 और मोर देन जो चीज़ें आप पढ़ेंगे, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें मल्टी वेरिएट एनालिसिस में होती है। मल्टी वेरिएट एनालिसिस का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है विजार्ड मैट्रिक्स, इससे हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना बने। फिर इसके बाद आता है होटलिंग टी स्क्वायर। होटलिंग टी स्क्वायर में भी आता है और प्रॉब्लम की क्लासिफिकेशन से लोग क्वेश्चन, मतलब क्वालिटी कंट्रोल और मल्टीवेरिएट एनालिसिस ज़्यादातर लोग पढ़ के जाते हैं, ज़्यादातर लोग इसी में ही पढ़ के जाते हैं और यही पेपर देते हैं। फिर डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट भी होता है। फिर इसके बाद आते हैं ऑप्शनल सम, फिर ये कंप्यूटर, जैसे स्टैटिस्टिक्स के साथ जिन्होंने मैथमेटिक्स और कंप्यूटर ले रखा है, स्टैटिस्टिक्स विथ कंप्यूटिंग पढ़ते हैं, उनके लिए सी प्रोग्रामिंग और आर प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट हो कि ये दो ही प्रोग्रामिंग में जो है तो आपको देना चाहिए एग्जाम। ठीक, इन दो प्रोग्राम, बहुत सारे लोग जो कंप्यूटर के स्टूडेंट होते हैं वो कंप्यूटिंग का पेपर भी प्रीफर करते हैं, तो 3 पेपर पढ़ के जाते हैं। खैर अच्छे लेवल का आता है आपको, इसमें प्रोग्रामिंग भी पूछी जाती है, आर प्रोग्रामिंग कराई जाती है, यहाँ तक कि पाइथन के भी न्यू फंक्शन पूछे जाते हैं। आप पढ़ सकते हैं सी प्रोग्रामिंग और दे सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर लिया है तो ये सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, नहीं आप ये सब्जेक्ट बिल्कुल ही मत चूज करिएगा, आप परेशान हो जाएंगे, पेपर में आपसे नहीं बनेगा। ठीक, लगता इजी है मगर इजी क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं, स्ट्रक्चर दिए जाते हैं, स्ट्रक्चर को सॉल्व करना होता है, और जिन्होंने बेसिक्स से ग्रेजुएशन में पढ़ा है कंप्यूटिंग वही कर सकते हैं। ठीक,
इस प्रकार आप 7 पेपर में से एक पेपर चूज कर सकते हैं, और अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म जरूर फिल करिएगा और दीजिएगा। इस बार कंपटीशन कम होने का चांस है, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला वीडियो बनाया है वो आप आईटेक में जाके देख लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन यूनिक रखी गई है। मगर इसमें फॉर्म भरने में नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होंगे, पर कट ऑफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो पेपर होता है ये कम्प्लीटली स्टैटिस्टिक का पेपर होता है, और जो स्पेशल स्टैटिस्टिक की स्टडी करके जाता है वही क्वालिफाई करता है। ठीक, इसमें नंबर ऑफ फॉर्म कमेंगे लेकिन नंबर ऑफ जो है तो कट ऑफ नहीं कमेगी, क्योंकि पिछले बार 47 सीटें आई थी, इसके बाद 833 आई, और इस बार काफ़ी कम सीटें भी है, 18 सीट है, जिसमें कंपटीशन काफ़ी रहेगा। आप बिल्कुल फॉर्म भरिए और अप्लाई करिए। थैंक यू। इससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहूँगा, कोई डाउट होगी मैं कहेंगे तो अलग अलग पेपर का अलग अलग वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वाचिंग आप वाच तो कर लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।